बच्चों, अभी हम लोग उर्वरक ही पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जैव उर्वरक या इसी को हम लोग बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं। ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, फास्फोरस को उपलब्ध कराता है और ऑर्गेनिक पदार्थ को सड़ाने का कार्य करता है। उसी को हम लोग जैव उर्वरक या इनाकुलेंट या सूक्ष्म जीव या टीका के नाम से भी जानते हैं कि ये हमारे वायुमंडल में करीब 78% नाइट्रोजन है, यन उपलब्ध है, लेकिन पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। केवल कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये इसकी जो लागत है वर्तमान में धीरे धीरे रासायनिक पदार्थों की कीमत बढ़ती जा रही है, इसलिए इसके प्रति केजी जो उत्पादन लागत है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है और ये खेत में डालने में बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए उसके सहयोग के लिए ये हम उसको सब्स्टिट्यूट के लिए उसके स्थान की जगह पर तो इसको नहीं हटा सकते नाइट्रोजन उर्वरक को, लेकिन उसकी मात्रा को कम करने के लिए हम लोग जैव उर्वरक का प्रयोग करके काफी नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पर जो हमारा है सूक्ष्म जीव में एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम जानते हैं क्या है? ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। जीवाणु इसको बैक्टीरिया कहते हैं। इतना सूक्ष्म होता है जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बहुत सूक्ष्म होता है और एक प्रकार का ये वानस्पतिक ग्रुप में आता है। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन जो 78% हमारी वायुमंडल में है इसको इकट्ठा करता है और ये पौधों को उपलब्ध कराता है। सपोज दैट जैसे हमारा ये पौधा है, ये पौधा हो गया और इसकी ये जड़ें हो गई। ये जड़ों में ये गांठें बनती हैं जगह जगह। देखिए इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो धीरे धीरे गांठों की वृद्धि होती रहती है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है, पौधों को उपलब्ध कराता है और इसको एंट्री करने का जो माध्यम होता है वो मूल रोम होता है। पतले पतले देखिए इस पर जो होते हैं रेसे होते हैं, बहुत बारीक बारीक, इसी में एंट्री कर जाता है। एंट्री करने के बाद धीरे धीरे अपनी वृद्धि करता रहता है और ये फूल करके ग्रंथि बन जाती है जो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता रहता है और पौधों से ये अपना पोषण लेता है, भोजन लेता है। जानते हैं पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, तो बैक्टीरिया से भोजन लेता रहता है, उसको नाइट्रोजन देता है। एक प्रकार देखा जाए तो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, एक प्रकार इसके जड़ों में यूरिया की फैक्ट्री लगी हुई है। इसको अलग से यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल शुरुआत में थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत नाइट्रोजन देते हैं, नहीं तो ये अपने आप इसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। तो ये राइजोबियम होते हैं इसके मुख्य रूप से 6 ग्रुप होते हैं जो जैसे आप देखिए जितनी दलहनी फसलें हैं सबके लिए अलग अलग जो होते हैं जीवाणु होते हैं। जैसे आप देखिए नंबर 1 पर है राइजोबियम लेगुमिनेसरम। राइजोबियम लेगुमिनेसरम इसको कहते हैं पी ग्रुप। ये 6 ग्रुप बांटा गया है। प्री ग्रुप होता है, इसमें मुख्य रूप से हमारे जो आते हैं मटर आती है और लेंटिल आती है। जानते हैं मटर और मसूर ये मुख्य रूप से ये प्रयोग इसमें आता है, इसको करते हैं। सब दालों के अलग अलग होते हैं। एक पैकेट आता है, ये मुख्य रूप से जो पैकेट ये राइजोबियम जीवाणु होता है, पैकेट बना जाता है। पैकेट बनाने के लिए इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसमें चारकोल होता है, लिग्नाइट होता है। उसके में ये बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं और बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इसके अंदर 1 ग्राम उसमें जो पैकेट में है कल्चर में, उसमें 10 करोड़ संख्या में जीवाणु होते हैं। 10 करोड़ सोचिए, बहुत अधिक संख्या होती है। तो इसको जब हम लोग इसका जो है उपचारित करते हैं बीज को, तो ये उसके बीज के चारों तरफ चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जब वो हम बोते हैं, ये पौधे की जर्मिनेशन होता है जिसमें रूट हेयर्स निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं, उसके अंदर प्रवेश करके ग्रंथियां भी जैसे हम लोग देखे थे ग्रंथियां बनाते हैं और इसको सप्लाई करते रहते हैं। तो राइजोबियम और उसके अलावा इसे हमारा सोयाबीन का है तो उसके लिए जो आता है अलग स्पीसीज होती है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम होता है राइजोबियम जैपोनिकम है। और जैसे एक हमारा राइजोबियम मेलिलोटी है। राइजोबियम एक पी ग्रुप बोलते हैं इसको, मेलिलोटी हो गई। एक फैसियोलाई ग्रुप होता है।
तो ये अलग अलग ग्रुप होते हैं सभी फसलों के, उस पैकेट के ऊपर लिखा भी रहता है। तो जिस फसल को हमको बोना है उसको उपचारित करने के लिए पैकेट को देख लेना चाहिए, उसके बाद उसको उपचारित करते हैं। उपचारित करने की विधि क्या होती है, जैसे जानते हैं कि 200 ग्राम का पैकेट आता है, ये 200 ग्राम का पैकेट होता है। ये 10 किलो बीज के लिए 10 से 12 केजी बीज के लिए पर्याप्त होता है। इतने बीज के लिए 200 ग्राम होता है। इसमें विधि क्या होती है, ये करीब 50 ग्राम गुड़ लेते हैं, 50 ग्राम गुड़ और 500 ml पानी, और इसको मिक्स कर लेते हैं। 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेकर के मिक्स और इसको घोल करके स्लरी बना लेते हैं। थोड़ा सा हल्का गाढ़ा घोल हो जाता है और करीब 10 किलो बीज में इतनी मात्रा को उसको धीरे धीरे हाथ से मिला देते हैं और इसको छाया में 10 से 15 मिनट सुखाते हैं। सुखाने के तुरंत बाद इसकी हम लोग खेत में बुआई कर देते हैं। तो ये इसको पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। अब इस राइजोबियम से क्या हमको प्राप्त होता है, देखिए करीब ये 15 से 20 जो होता है 15 से 25 केजी नाइट्रोजन की बचत कर सकता है। अगर हम खेत देते हैं तो हमको अलग से नहीं देना होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उसके अलावा जो पौधों की वृद्धि अच्छी होती रहती है और उसमें तमाम से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रेशंस होते रहते हैं, तमाम उसमें तत्व निकलते रहते हैं जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और इसका लाभ एक और होता है कि इससे हमारे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है, हमारा बीज और हमारी मिट्टी पानी सब सुरक्षित रहते हैं। अगर हम लोग नाइट्रोजन प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट उर्वरक रूप प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए उसका साइड इफेक्ट भी है। वो नाइट्रोजन जो होता है लीच करके जमीन के अंदर चला जाता है, हमारी पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें नाइट्रेट देखिए मिल रहा, तमाम बीमारियां हो रही हैं। और कुछ नाइट्रोजन जो हम खेत में डालते हैं वो हमारा नष्ट भी हो जाता है। उलेटलाइजेशन के द्वारा देखिए हवा में गर्मी को जस उड़ जाता है, तो कुछ पानी के साथ घुल करके बह जाता है, तो काफी नुकसान होता है। जितना उर्वरक हम लोग डालते हैं उसका करीब, जितने उर्वरक डालते हैं उसका करीब 40 से 50% भाग ही हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं और करीब 50 से 60% हमारा जो तत्व होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है किसी न किसी रूप में। और इसको डालने से हमारे उर्वरक की बचत होती है और हमारी मिट्टी की स्थिति भी अच्छी बनती है। ये हो गया राइजोबियम। दूसरा हम देखें तो ये इसको कहते हैं सिम्बियासिस, यानी जो जीवाणु होता है और पौधों में क्या होता है, सिम्बियासिस, दूसरे के प्रति बड़ा कॉम्बिनेशन, घनिष्ठ संबंध होता है, यानी दूसरे से लेन देन होता है, यानी उससे ऊर्जा लेता है ये बैक्टीरिया और उसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसे लोग कहते हैं सिम्बियासिस इफेक्ट या सहजीवी जीवाणु के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा हमारा है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जानते हैं ये होता है, ये भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इसका जो मुख्य जो स्पीसीज होती है एजोटोबैक्टर क्रोकोकम ये स्पीसीज है। एजोटोबैक्टर क्रोकोकम सामान्य रूप से एजोटोबैक्टर कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सबसे उपयोगी इस समय, ये किसी सहयोग की आवश्यकता न होती, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। ये अपने आप स्वयं में मिट्टी में उपलब्ध होता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये स्थिर करता है। इसका भी हम लोग बीज उपचार करते हैं। ये मुख्य रूप से हमारी जो होती हैं ये धान, कपास और गन्ना के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने के लिए जो हमारी या ज्वार बाजरा में भी कर सकते हैं, मक्का में भी कर सकते हैं, जो अदलहनी फसलें हैं, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, उसमें हम लोग एजोटोबैक्टर क्रोकोकम को प्रयोग करते हैं। इसको प्रयोग करने की विधि क्या होती है, इसको भी हम लोग लेते हैं 200 ग्राम का ही पैकेट होता है। 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम गुड़ प्लस वही 400 से 500 ml जो होता है 500 ml पानी को हम लोग क्या करते हैं 10 किलोग्राम बीज की दर से मिक्स करते हैं और इसको बुआई हवा में छाया में सुखा करके बुआई कर देते हैं। ये जो एजोटोबैक्टर होता है ये करीब 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, कहीं कभी होता है कि 25 किलोग्राम 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स करता है। कुछ जगह पर ये सब वैज्ञानिक लोग सिद्ध किए हैं कि ये करीब 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है वायु उसमें, हमारे इसमें मिट्टी में, और पौधों के लिए ये बहुत ही लाभकारी हो जाता है। इसके अलावा तीसरा हमारा है एजोस्पाइरिलम। एजोटोबैक्टर के अलावा एजोस्पाइरिलम एक प्रकार का वो भी जीवाणु है, वो भी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप अदलहनी फसलों के लिए ही उपयोगी है। वो मुख्य रूप से हमारे ज्वार और बाजरा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया ज्वार बाजरा के लिए सबसे अच्छा है। तो एजोस्पाइरिलम
ये जो होता है एजोस्पाइरिलम, स्पाइरिलम, ये भी जीवाणु है। ये भी हमारे वायुमंडल में फ्री रह करके जो 78% नाइट्रोजन है उसको ये करीब 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से ये भी नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसको भी हम लोग उपचारित करते हैं, बीज को उपचारित कर लेते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जैसे ये एजोटोबैक्टर है, ये है, इसको हम लोग जो हमारे करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको भी हम लोग पानी में घोल करके 10 से 15 मिनट या आधा घंटे तक उसको डुबोए रहते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी रोपाई करते हैं। धान हो चाहे कोई सब्जी का बीज हो, आलू हो, टमाटर हो, चाहे बैगन हो या मिर्च हो, इसकी जो नर्सरी से लाने के बाद उपचारित करके हम लोग जब रोपाई करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है और उसमें नाइट्रोजन जो होता है स्थिर होता रहता है। और अगला है एसिटोबैक्टर। ये प्रकार का ये नया खोज है। एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम के पुराने थे। ये एसिटोबैक्टर जो होता है ये गन्ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अभी यही जल्दी खोज हुई है। एसिटोबैक्टर ये गन्ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें डालने पर ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन है, फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये भी बिना सहयोग के ही वायुमंडल की नाइट्रोजन लेकर के उसको उपलब्ध कराता है। इसके बाद होता है नील हरित शैवाल। देखिए तो हम लोग जीवाणु पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव हैं। शैवाल जानते हैं, इसको कहते हैं एल्गी या शैवाल। आप देखिए तालाबों में हरी हरी होती है, बहुत वैरायटियां होती हैं, लेकिन इससे कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, स्थिर करती हैं। जैसे उसमें एक है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ये होता है बीजीए, या इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया है एल्गी, लेकिन दूसरा नाम इसका है साइनोबैक्टीरिया। क्यों साइनोबैक्टीरिया जानते हैं? जो साइनो शब्द है, साइनो मतलब ये यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है नीला रंग, जानते हो, इसलिए नील हरी शैवाल ये साइनोबैक्टीरिया इसका नाम पड़ा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये मुख्य रूप से हम लोग इसको धान में प्रयोग करते हैं। ये जो होता है जानते हैं कि शैवाल होता है हमेशा नम क्षेत्रों में होता है, पानी में ही होता है। तो इसके जो दो स्पीसीज हमारी हैं, एनाबीना और नास्टार, ये दो स्पीसीज हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। सामान्य रूप से इसी को प्रयोग करते हैं। इसको जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसका हम लोग कल्चर ले आते हैं। इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो क्यारी बना लेते हैं 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, अब करीब पौना जो है 2 फीट करीब ऊंचाई पर क्यारी बना करके इसका हम लोग कल्चर ला करके खुद पानी भर के उसमें 20 किलोग्राम मिट्टी करीब फैला करके पानी भर करके उस कल्चर को उसे फैला देते हैं। धीरे धीरे ऊपर देखिए हरे रंग की परत बन जाती है, उसको हम लोग लाकर धान में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कितनी मात्रा धान में लगती है? ये करीब 12.5 केजी पर हेक्टेयर हम लोग धान प्रयोग कैसे धान की रोपाई कर लेंगे। उसके 3-4 दिन बाद या एक हफ्ते में क्या कर 12.5 किलोग्राम इसको बीजीए यानी नीलहरी शैवाल के कल्चर को लाते हैं, पूरे खेत में छिड़क देते हैं। तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद क्या होगा, आपके खेत में पूरे एक हरे रंग की एक काई की लेयर बन जाती है। तो ये जो बीजीए होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और उसके अलावा ये जो पौधे को होता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा करीब 150 से 300 तक 250 कुंटल तक ये ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा भी उपलब्ध कराता है, जिससे ये हरी खाद का भी काम करता है। इसको हम लोग हरी खाद में भी प्रयोग करते हैं, जो बहुत अच्छा माना जाता है। और ये काफी मात्रा में करीब 35-40 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारे खेत में उपलब्ध हो जाती है। ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है फास्फेटिका कल्चर या पीएसबी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। फास्फेटिका कल्चर, पीएसबी या पीएसएम के जानते हैं, फास्फोरस सॉल्वराइजिंग माइक्रोब्स। फास्फोरस एस से हो गया सॉल्वराइजिंग, और माइक्रोब्स यानी फास्फोरस घुलनशील सूक्ष्म जीव, और या कभी कभी इसको पीएसबी कहते हैं, फास्फोरस सॉल्वराइजिंग बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है जानते हैं, हम लोग जो फास्फोरस मिट्टी में देते हैं उसका पौधे करीब मुश्किल से 20 से 30% ही उपलब्ध कराते हैं।
और जो होता है फास्फोरस यौगिकीकरण या फिक्सेशन के द्वारा हमारे भूमि में फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जो पौधे उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। ये जो जीवाणु होता है उसमें मुख्य रूप से जीवाणु हमारे हैं, फफूंदी भी हैं और ईस्ट भी होते हैं। तो जीवाणु कौन कौन से हैं, जैसे देखो तमाम है, बैसिलस ग्रुप का है, स्यूडोमोनास ग्रुप का है। तो ये बैसिलस जैसे हमारा है, बैसिलस ये हमारा स्ट्रेटा, बैसिलस स्ट्रेटा है, और बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस सबटिलिस है, और स्यूडोमोनास एक है। ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का नाम है, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा हो गया, स्ट्रेटा इसका है, सॉरी, ये बैसिलस स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, ये हमारी जो स्पीसीज होती हैं, ये फास्फोरस को क्या जो होता है धीरे धीरे घुलनशील और सम बनाती हैं और पौधों को उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो हमारे ये बैक्टीरिया के अलावा कुछ फफूंदी होते हैं, जैसे पेंसिलियम आपका है, ट्राइकोडर्मा है, एस्परजिलस है, ये सब भी हमारे फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में उपलब्ध कराते हैं। क्यों, कैसे कराते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थ छोड़ते हैं और कार्बनिक पदार्थ की वजह से जो फास्फोरस होता है उपलब्ध अवस्था में जो होता है हो जाता है और पौधे हमारे उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए एजोला फर्न एक होता है। एजोला क्या होता है जानते हैं, एक सामान्य रूप से आप कम नाम सुने होंगे इसका, एजोला, एजोला फर्न। ये फर्न है, फर्न भी एक प्रकार का वनस्पति है। ये देखिए पानी में पाया जाता है, इसकी पत्तियां छोटी छोटी होते हैं, ये भी काई की तरह ऊपर तैरता रहता है, और इसमें होता है ये भी सिम्बियासिस इफेक्ट के द्वारा ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है और ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी काफी हमारी फसलों में उपलब्ध कराता है। तो ये जो होता है हम इसको धान में मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये एजोला क्या है, एक प्रकार का एक्वेटिक फर्न है। ये इसकी पत्ती पाई जाती है, जिसे हमारी गोली छोटी और गोल मोटी पत्तियां होती हैं। इसके लोब्स में जो होता है नीचे वाले हिस्से में ये जो फफूंदी होती है उसका नाम है, एक फफूंदी का नाम एनाबीना अजेली, एनाबीना अजेली। ये प्रकार क्या है, ये इसका ये हमारा एल्गी है और ये इसका फर्न, दोनों का सिम्बियासिस इफेक्ट होता है, फर्न का और इसका शैवाल का। तो ये जो होता है इसकी पत्तियों के लोब में यहाँ पर नाइट्रोजन इकट्ठा होता रहता है और ये उससे अपना भोजन लेता रहता है पौधों से, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का निर्माण होता है, उससे भोजन लेता है और ये नाइट्रोजन निर्माण करता है। इसको हम लोग धान में प्रयोग करते हैं। धान में कितनी मात्रा डालेंगे, लगभग 10 कुंतल इसकी मात्रा हम लोग धान में प्रयोग करते हैं। रोपाई के एक हफ्ते बाद या हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। करने के बाद देखिए धीरे धीरे काफी मात्रा जो होता है ये खेत में फैला देते हैं और ये उसमें इसी अपनी मल्टीप्लिकेशन होता है और इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। हम लोग 20-25 दिन बाद कभी किसी गुड़ाई भी कर देते हैं तो क्या होता है, ये सड़ करके उसमें ग्रीन मैन्योर भी बन जाता है। तो कभी कभी अगर ग्रीन मैन्योर हम लोग बनाने के लिए पर्पज करते हैं, इसको उद्देश्य से खेत में डालते हैं, करीब 25 से 30 कुंटल अगर हम धान इसमें लगाना है, उसमें 20-25 दिन पहले ही हम लोग खेत में डाल करके अगर उसमें मिट्टी मिला दें पडलिंग के द्वारा, तो ये हमारा सड़ करके ग्रीन मैन्योर भी बनेगा और धान की फसल भी अच्छी होती है। और ये करीब ये होता है 40 से 50 किलोग्राम जो होता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बहुत उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जो हमारा अगला है वो है माइकोराइजा। एक माइकोराइजा जानते हैं, इसको वैम बोलते हैं। वैम का पूरा नाम क्या है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा वेम या माइकोराइजा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसको वैज्ञानिक रूप में वैम के नाम जानते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का फफूद होता है। ये भी सिम्बियासिस इफेक्ट डालता है, किसमें, जो फफूद और पौधों की जड़ों में सिम्बियासिस इफेक्ट के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन तो नहीं करता, ये फास्फोरस उपलब्ध कराता है पौधों को। ये इसकी विशेषता होती है, इसमें जो जड़ में जब एंट्री कर जाता है ये पौधों के, वहां एंट्री करने के बाद 2 प्रकार का बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, आर्बिक्यूल्स
क्यूल्स बनाता है और वेसिक्यूल्स ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें फास्फोरस जो आर्बिक्यूल्स होता है इसमें फास्फोरस इसके माध्यम से होकर के पौधों को उपलब्ध होता रहता है, और जो वेसिक्यूल्स होता है इसमें फास्फोलिपिड इकट्ठा होता है। इसके अलावा भी इसमें जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सूक्ष्म तत्व भी पौधों को उपलब्ध होता रहता है। ये हमारा हो गया सूक्ष्म, आज जैव उर्वरक के बारे में खास चीज पढ़ लिए हम लोग। और इसका देखिए लाभ क्या होता है, जब हम लोग जैव उर्वरक डालते हैं इसमें तमाम जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन भी है, ये निकलते रहते हैं। ये पौधों के वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा विटामिन सी बनते हैं इसमें, विटामिन B12 जैसे हैं वो बनती है BGA में, ये पौधों के लिए भी ये उपयोगी होती है। इसके अलावा हमारी जो मिट्टी की जो फिजिकल कंडीशंस होती है उसमें भी सुधार होता है, जैसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है और एजोला वगैरह है, ये भी जो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन हम लोग अलग से डालते हैं, इतना पोल्यूटेड हमारा वाटर और सॉइल हो जाती है, वो इतना कॉस्टली होता है, तो जैव उर्वरक प्रयोग करने से उसकी जो है मात्रा कम हो जाती है। और ये जब जैव उर्वरक होता है ये हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता है, और फसलों के उत्पादन में भी करीब 15 से 20% जो भी फसलें होती जितने हम जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं सभी जैव उर्वरक देखिए लगभग करीब ये 15 से 20% हमारे उत्पादन में वृद्धि कर देते हैं। तो ये कम लागत में हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और जैविक कृषि के लिए जैव उर्वरक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। तो इसका प्रयोग करें। हम किसान भाइयों से और सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करते हैं अपने घर पे जाकर